हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द केडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 पार्ट नंबर 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दो टाइप से, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें देखेंगे सबसे पहले सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें मान लीजिए हमने क्या है दिखाया तो केवल 3 ही सेल है, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि ऐसे n सेल हमने कनेक्ट किया है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और जो कि एक दूसरे क्या है आइडेंटिकल है। ये सभी सेल क्या है आइडेंटिकल सेल हैं। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने स्मॉल r कंसीडर किया गया। आप देखेंगे पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव से, और दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, और तीसरे का नेगेटिव चौथे के पॉजिटिव से, ऐसा कनेक्शन जो होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है सेल का। तो सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ सीरीज में कितने टोटल सेल हैं। देखें टोटल सेल 1 2 3 ऐसे बहुत सारे सेल हैं, यानी n सेल है तो n इंटरनल रेजिस्टेंस R क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। क्योंकि ऐसे n टर्म्स अगर n सेल हैं तो उनके n इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे R प्लस R, यानी R प्लस R 2R 3R 4R, ऐसे कितने हो जाएंगे NR। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR। और इस सेल से सीरीज कॉम्बिनेशन में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ है, यानी हम कह सकते हैं टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, आप देखेंगे NR सीरीज कॉम्बिनेशन में तो R प्लस NR। चलिए ये तो क्लियर हुआ, यानी हमें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम EMF कहते हैं वो पता हो गया टोटल, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस पता हो गया। तो सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हम कर सकते हैं टोटल करंट I इक्वल टू यानी नंबर ऑफ सेल, या वी कैन आल्सो से मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस कितना है R प्लस R। ये तो रहा करंट जो इस सर्किट में फ्लो होगा। इसमें अलग अलग केस हम देखेंगे कब करंट मैक्सिमम फ्लो होगा और कब करंट मिनिमम फ्लो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, व्हेन R is negligible, when R is negligible in comparison to the internal resistance, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वह बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा है, या वी कैन आल्सो से नेग्लिजिबल है। तो उस केस में इसको हम क्या कर देंगे, इस फार्मूले में निगलेक्ट कर देंगे। तब देखते हैं I इक्वल टू क्या रहेगा NE अपॉन NR। n से कैंसिल, तो यहां से हो जाएगा I इक्वल टू E अपॉन R। ये तो रहा करंट जब भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है कम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा केस, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि इतना ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से कि इसको हम सपोज कर लेते हैं नेग्लिजिबल, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तब करंट क्या होता है
आई इक्वल टू हो जाएगा कि एन आर है। तो यहां देखेंगे आर बहुत ही ज्यादा है, यानी एन आर को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। उस केस में क्या हो जाएगा, केवल आर बचेगा आपका। तो ये मैक्सिमम करंट, इस केस में क्या होता है, करंट मैक्सिमम होता है और इस केस में करंट मिनिमम होता है। क्योंकि इसमें देखेंगे यहाँ पे एन से कैंसिल, यानी हम कह सकते हैं केवल एक ही सेल द्वारा करंट फ्लो हो रहा है जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। उस केस में करंट बहुत ही कम है, या हम कह सकते हैं भले ही सीरीज कॉम्बिनेशन में n सेल कनेक्ट किए गए हों, लेकिन जो करंट का वैल्यू फाइंड हो रहा है वो केवल एक ही सेल की वजह से हो रहा है। तो ये मिनिमम करंट हम सपोज कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच लार्जर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने नेग्लिजिबल माना है। उस केस में यहाँ पे जो आपका I का वैल्यू आया है I इक्वल टू एन ई अपॉन आर, यानी n सेल के द्वारा करंट फ्लो हो रहा है, यानी मैक्सिमम करंट। कहने लगा अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल को कनेक्ट किया गया है तो मैक्सिमम करंट मिल रहा है, तो ये यूजफुल कंडीशन है और ये यूजफुल कंडीशन नहीं है, इतना मान चलेंगे। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसको हम नोट करेंगे। व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस negligible in comparison to the external resistance, then the cell connected in series combination to get maximum यानी when internal resistance is negligible in comparison to the external resistance, then the corrected then the cell corrected in series combination to get maximum current। इस प्रकार से आप इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां आप देखेंगे सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बहुत सारे सेल हैं, यह सेल हम कर सकते हैं सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। वैसे हमने दिखाया 1 2 3, सपोज करेंगे ऐसे n सेल इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं और सभी सेल क्या है, आइडेंटिकल है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और प्रत्येक का जो EMF है वह E है और इनसे कनेक्टेड है सीरीज में एक इन सेल के कॉम्बिनेशन से, यानी जो आपका ये सेल है इससे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। आप देखेंगे क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल सेल होंगे वो क्या होंगे, तो टोटल सेल E ही होंगे, यानी जो आपका ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का जिसे हम EMF कहते हैं। क्योंकि पैरेलल में सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। जितने भी इंटरनल आपके रेजिस्टेंस हैं इसमें जितने भी सेल हैं तो उनका जो टोटल EMF की बात करेंगे तो केवल एक ही होगा। यहाँ आप लिख सकते हैं
टोटल ईएमएफ या टोटल सेल की बात करें, ई होगा। चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, वो अलग बात है कि n सेल कनेक्ट हुए हैं, इस वजह से रिजल्टेंट क्या होगा, ई ही होगा, टोटल सेल। ये एक दूसरे क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। आप एक चीज जानते होंगे, जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आप देखेंगे इसका इक्विवेलेंट अगर हम बात करें 1/r प्लस 1/r कितनी बार है, ऐसे n बार, n टाइम्स से 1/r तो 1, चूंकि ये क्या है, 1 2 जो r सेम है डिनोमिनेटर, तो ये 1 2 3 4 ऐसे लास्ट टाइम क्या होगा, पूरा डॉट n टाइम जाएंगे तो n/r आएगा। यानी हम कह सकते हैं जो भी वैल्यू आने वाला है वह n/r आने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ हम लिख देंगे, तो n/r आएगा, तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एक प्रकार से यहाँ से r/n। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वो आएगा r/n। इस चीज को जानते रहिएगा। तो यहां देखेंगे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो r/n ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है टोटल, और इसके क्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसको हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन से रिजल्टेंट निकलेगा तो क्या हो जाएगा, r प्लस r/n। चलिए करंट क्या हो जाएगा, करंट I इक्वल टू नंबर ऑफ सेल E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस r/n। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा I इक्वल टू यहाँ पे E n/r प्लस r अपान n, तो n ऊपर चला जाएगा तो ये n ही हो जाएगा। क्लियर, चले ये तो रहा करंट का वैल्यू। हम देखेंगे कंडीशन व्हेन n/r is greater than r, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस को हम छोड़ देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, n से कैंसिल, तो I बराबर हो जाएगा P/r। यानी कि यहां से ये पता चल रहा है कि हमने n सेल कनेक्ट किया है और इससे जो करंट मिल रहा है इस कॉम्बिनेशन से केवल एक ही सेल से हमें करंट मिल रहा है। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, when internal resistance is much greater than in comparison to the external resistance, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल सपोज करेंगे और इंटरनल जबकि उससे बहुत ज्यादा है,
उस केस में इसको हम छोड़ देंगे तो आपको मिलेगा क्या, I इक्वल टू NE अपॉन R। यहां देंगे नंबर ऑफ यानी n जितने भी हमने सेल कनेक्ट किया 1 2 3 n सेल कनेक्ट किया गया है, तो उससे जो करंट मिल रहा है वो n सेल के थ्रू मिल रहा है और यहाँ किसी एक ही सेल के द्वारा मिल रहा है। यानी कि ये मिनिमम करंट है और ये मैक्सिमम करंट है, ये यूजफुल कनेक्शन है और ये यूजफुल कनेक्शन नहीं है। तो रिजल्ट क्या निकला, when external resistance is negligible in comparison to the internal resistance, then the cells are connected in parallel to get maximum current। ये आपका नोट पॉइंट है, यानी इसमें मैक्सिमम करंट है, यानी इसको हमने लिखा है when external resistance is negligible in comparison to the internal resistance, then the cells are connected in parallel to get maximum current। यानी कि जब भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका नेग्लिजिबल रहेगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब जो भी करंट फाइंड मिलेगा वह क्या होगा, क्योंकि n सेल के थ्रू मिल रहा है इसलिए मैक्सिमम करंट मिलेगा। इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कुछ और। अगला टर्म हम देखेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या दिया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने का इन्होंने नियम दिया है। जब भी कोई सर्किट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है उसमें उसका हमें इक्विवेलेंट, उसमें जो भी करंट फाइंड करना है या वोल्टेज फाइंड करना है और सर्किट आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उस स्थिति में किरचॉफ ने कुछ लॉज दिए हैं जिनके दो नियम हैं। एक तो KCL जिसे हम किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं, दूसरा है KVL किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सबसे पहले हम देखेंगे किरचॉफ करंट लॉ। इसके रिगार्डिंग क्या होता है, सर्किट में जो जंक्शंस होते हैं और उस जंक्शन पे आने वाली करंट या उस पे मीट करने वाली करंट, उनका जो अलजेब्रिक सम होता है वह क्या होता है, वह शून्य होता है, यानी जीरो होता है। यानी हम कह सकते हैं according to this law, according to the KCL, the algebraic sum of all current meeting at a junction in a electrical circuit is zero। According to KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ, the algebraic sum of all current meeting at a junction in a electrical circuit is zero। यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के जंक्शन पर मीट करने वाली जो सभी करंट या जो भी करंट आने वाली या जाने वाली
उनका अलजेब्रिक सम क्या होता है, वह 0 होता है। जैसे ये करंट है, I1 करंट, I2 करंट, I3 करंट, I4 करंट और I5 करंट। ये जंक्शन है, नोड भी इसको हम कह सकते हैं। तो यहां देखेंगे आने वाली करंट I1, I2 और प्लस I3, इनका अलजेब्रिक सम। तो आने वाली करंट जो होती है वो पॉजिटिव हम कंसीडर करते हैं, और इस जंक्शन से जाने वाली करंट जो हम कंसीडर करते हैं वो नेगेटिव, अर्थात हो जाएगा -I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। यानी कि करंट इंटरिंग, यानी आने वाली, एक प्रकार से हम इसको इनकमिंग कह सकते हैं, करंट इनकमिंग एट द जंक्शन वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और करंट आउट गोइंग यानी जाने वाली वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस चीज को जानते रहिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन के थ्रू, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट विल बी 0। चूंकि करंट ये क्या था, फ्लो ऑफ चार्ज, आने वाला या इसको जाने वाला करंट क्या होता है, अगर इसको हम थोड़ा सा उधर ले जाएं तो आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट, यानी इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। एक प्रकार से जो रूल है केसीएल, ये क्या होता है, ये फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस ना। किरचॉफ्स करंट लॉ फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको हम लिख सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ बेस्ड ऑन conservation of charge। तो ये तो रहा केसीएल, करंट किरचॉफ करंट लॉ, जिसमें हमने क्या देखा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के जंक्शन पर मीट करने वाली जो करंट होती हैं उनका अलजेब्रिक सम क्या होता है, वह 0 होता है, यहाँ हमने देखा। और उस जंक्शन पर आने वाली करंट को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और जाने वाली करंट को नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और उनका विथ साइन हम उसको ऐड कर देते हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये पॉजिटिव है क्योंकि आ रही है इस जंक्शन पे, I4 और I5 इस जंक्शन से जा रही हैं, इसको हमने कंसीडर किया है माइनस, और टोटल ऐड कर दिया विद द साइन, तो वैल्यू आएगा क्या, 0, अर्थात समेशन I इक्वल टू 0। ये तो किरचॉफ्स करंट लॉ हुआ। ठीक है, यहां तक आप नोट करें। यहां देखेंगे किरचॉफ करंट लॉ बेस पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस प्रकार से करंट हमें फाइंड करना है। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन, ये जंक्शन पे आने वाली करंट 15 एम्पियर है, जाने वाली करंट 8 एम्पियर है। पहले तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I, यानी इस I का वैल्यू इस पे हमें निकालना है। अगर यहाँ से हमें कुछ इस जंक्शन पे आने या जाने वाली करंट पता हो जाए तो शायद यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखें इस जंक्शन की बात करें, यहाँ पे आने वाला करंट जो है 15 एम्पियर है और जाने वाला करंट 8 एम्पियर है, और हम जानते हैं आने वाला करंट यानी इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जाने वाला करंट 8 एम्पियर है तो उसी के इक्वल या आने वाले करंट के इक्वल होना चाहिए जाने वाला करंट। यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्शन आउटगोइंग का होगा, यानी जाने वाला करंट, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि 7 एम्पियर। जाने वाला करंट क्या होगा, 8 और 7 मिलके तब 15 एम्पियर के इक्वल होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा।
इस जंक्शन पाएंगे तो 7 एम्पियर करंट आ रही है और इधर से 3 एम्पियर करंट आ रही है, तो जाने वाला करंट कितना होगा 10 एम्पियर। तो चलिए भाई ये तो होगा 10 एम्पियर। ओके, यानी इस जंक्शन पे आने वाली करंट क्या होगी 10 एम्पियर। अब यहाँ देखें इस जंक्शन की बात करें, इस जंक्शन पे आने वाला करंट 8 एम्पियर है और जाने वाला करंट 5 एम्पियर है, यानी अभी भी जाने वाला करंट कम है। तो इसका मतलब इस ब्रांच में जो जाने वाला करंट का डायरेक्शन होगा और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 एम्पियर। तो 5 और 3 को आप जाने वाला करंट जो है आप ऐड करेंगे तो आने वाले करंट के इक्वल हो जाएगा इस जंक्शन पे, तो 8 एम्पियर। तो अब यहाँ देखिए हमें आई का वैल्यू निकालना और इसका डायरेक्शन क्या है आउटगोइंग, यानी जाने वाला करंट। इस जंक्शन पे आने वाला करंट 3 एम्पियर और 10 एम्पियर, अर्थात ऐड होकर इस चला जाएगा इधर इस डायरेक्शन में। तो 10 और 3 आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक प्रकार से आई का वैल्यू आएगा 13 एम्पियर। इस क्वेश्चन में आएंगे, इसमें हमें आई का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देखेंगे इस जंक्शन पे आने वाला करंट 2 एम्पियर और आने वाला करंट इधर 4 एम्पियर। तो आने वाला करंट का पूरा अगर हम सम करें तो 6 एम्पियर, तो वही तो जाने वाला एम्पियर होना चाहिए, जाने वाला करंट होना चाहिए, तो हो जाएगा 6 एम्पियर। चलिए 6 एम्पियर करंट इस जंक्शन पे आ रही है और जाने वाली करंट क्या है 1 एम्पियर। इसका मतलब अभी भी ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब जाने वाला करंट इसमें क्या होगा इस ब्रांच में 5 एम्पियर करंट है। चलिए 5 एम्पियर और 1 एम्पियर मिलकर 6 एम्पियर की, यानी आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट। इस जंक्शन की बात करें, इस जंक्शन पे आने वाला करंट 5 एम्पियर और जाने वाला करंट 2 एम्पियर और इधर से आने वाला करंट का डायरेक्शन है, तो क्या वैल्यू हो सकता है ताकि आने वाला करंट और जाने वाला करंट 2 एम्पियर हो। तो एक बात तो कंफर्म है, आने वाला करंट इधर से भी और इधर से भी जंक्शन पे आने वाला करंट है ये 5 एम्पियर और जाने वाला करंट 2 एम्पियर है। इसका मतलब ये है इस जंक्शन पे आने वाला टोटल करंट कितना होना चाहिए 2 एम्पियर होना चाहिए। ये तो अकेला 5 एम्पियर है, इसका मतलब ये क्या होगा -3 एम्पियर, -3 एम्पियर हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 5 एम्पियर प्लस इसका वैल्यू पता नहीं रहने दीजिए ऐसे, और किसके इक्वल होना चाहिए 2 के इक्वल होना चाहिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 5 को उधर ले जाइए तो आई इक्वल हो जाएगा -3 एम्पियर, यानी जो इसमें करंट फ्लो होगा और -3 एम्पियर करंट। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम जो देखेंगे वह केवीएल अर्थात किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसके बारे में देखेंगे और उसमें बेस कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक लिए थैंक यू सो मच।